आज हम बात करेंगे सबसे मुश्किल कैलाश यात्रा के बारे में, जो कि है हमारी श्रीखंड यात्रा। बहुत सारे लोग हर साल इस यात्रा में जाते हैं, कईयों के साथ ट्रेजेडी होती है और कई अपने एडवेंचर को फील कर पाते हैं। उन सभी बातों को हम जानेंगे और मोस्ट इंटरेस्टिंग किस्से जो एक यात्रा के दौरान आते हैं जब आप श्रीखंड यात्रा में अपना जा रहे हो। तो आज हमारे साथ है विनय सर ब्रेथ टेकिंग हॉलीडे से, और हमारे साथ है तरुण जी जो कि प्रोफेशनल ट्रैकर है और जो 100 से ज़्यादा बार जो हमारा श्रीखंड यात्रा है उसको कर चुके हैं। तो आप दोनों का सर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर मैं थोड़ा चाहूँगा आप थोड़ा कैलाश यात्रा का जो सबसे मुश्किल फॉर्म है जो कि हमारा श्रीखंड है उसके बारे में थोड़ा आप अपने रिव्यू। सर जी देखिए, हमारे ये 5 कैलाश यात्राएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो बोली जाती है वो कैलाश मानसरोवर है, जो आपकी बेसिकली वो नेपाल में पड़ती है, पर उसको कंसिडर तिब्बत में किया जाता है क्योंकि तिब्बत से ही वो एसेसिबल है। जी जी। दूसरी हमारी आती है उत्तरांचल में, उसको आदि कैलाश बोला जाता है, उसको छोटा कैलाश भी बोलते हैं, और उसी के साथ में आपको ओम पर्वत भी देखने के लिए मिलता है उसी यात्रा में। उसके बाद आती है आपकी श्रीखंड कैलाश यात्रा, फिर है आपकी किन्नर कैलाश यात्रा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आती है, फिर आती है मणिमहेश यात्रा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। ये 3 जो कैलाश यात्राएं हैं ये आपकी हिमाचल में ही आती हैं। तो इसमें से 5 कैलाश यात्राओं में से जो सबसे टफेस्ट जो यात्रा मानी गई है वो आपकी श्रीखंड कैलाश यात्रा जी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है जी। यहाँ से आप जाएंगे करीबन आपका रामपुर बुशहर आपको जाना पड़ता है शिमला से, जो करीबन 120 किलोमीटर है। वहाँ से आप निकलेंगे जाऊँ के लिए, जो करीबन रामपुर से आपको 50 किलोमीटर पड़ता है। जाऊँ के बाद वहाँ से आपकी वो पैदल यात्रा शुरू होती है जो करीबन आपकी 72 किलोमीटर की आना और जाना है। ऊपर जाऊँ से आप शुरू कीजिए तो 36 किलोमीटर आपने एक साइड के लिए जाना है और 36 किलोमीटर ही आपने वापस आना है। तो टोटल आपकी 72 किलोमीटर की यात्रा बनती है। मतलब 72 किलोमीटर हमें ट्रैक करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आना और जाना। तो टोटल जो आपने कैलाश यात्राएं गिनाई, आप कितनी यात्राएं कर चुके हो सर? इसमें से मैं सारी कर चुका हूँ। सिर्फ कैलाश मानसरोवर रहती है मेरी। मैं आदि कैलाश भी जा चुका हूँ, श्रीखंड, किन्नर और मणिमहेश तो मैं हर साल जाता ही रहता हूँ। श्रीखंड में अपना 2003 में पहली बार खुद गया था। उसके बाद 2008 में मैं अपना किन्नर कैलाश गया था और 2010 से मैं मणिमहेश कर रहा हूँ। तो मैं हर साल है इन तीनों में। तो वैसे तो ये जो यात्रा है श्रीखंड यात्रा आप 100 से ज्यादा बार कर चुके हो? नहीं, 100 तो नहीं बोल सकते यार, पर करीबन हाँ लगभग सेंचुरी के आसपास मैं पहुंचने वाला हूँ। करीबन 80, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एग्जैक्टली मैंने भी नहीं गिना जी, पर करीबन 80 से ऊपर तो है। ओके, तो आपको अभी भी जो श्रीखंड यात्रा है वो टफ लगती है? नहीं, मैं अब जा चुका हूँ। अब मुझे उतनी टफ नहीं लगी। हर साल मेरा करीबन 6-7 बार ऊपर जाना हो जाता है हर साल में। और जैसा कि मुझे पता चला है तरुण जी रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं। हाँ, हमारी कुछ टीम है वहाँ पे। हम सभी लोगों ने अपना ये अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो है मनाली में, वहाँ से हमने कोर्सेज़ की हैं। मैंने 2007 में बेसिक कोर्स वहाँ से किया था। उसके बाद 2008 में मैंने एडवांस कोर्स किया था। तो बाकी के मेरे कुछ अपने ही टीम मेंबर्स हैं जो वहीं के लोकलाइट्स हैं, अपने गांव के आसपास के जो गांव हैं उसी पंचायत से। वो आपकी पूरी पंचायत ही चाइल्ड पंचायत पड़ती है जी। तो वहीं से कुछ लड़के हैं तो उन्होंने भी कुछ किया है। तो हम सबका एक पूरा ग्रुप है जो रेस्क्यू का काम भी करते हैं। हमारे अपने खुद के कैंप्स भी वहाँ लगते हैं, हमारे अपना होम स्टे भी वहाँ पे है। तो ये सब हमारा मिला जुला है। अभी तक कितने रेस्क्यू आप कर चुके हो वहाँ पे? रेस्क्यू तो हर साल ही करते, करीबन 2015 के बाद से रेस्क्यू है। हम कोई ऐसी घटना जो आपके आंखों के सामने घटी हो? बहुत सारी हैं जी। मेरे बल्कि एक बार था थाचड़ू में ही रहे। तो एक बॉम्बे से ही वो लड़का था तो काफ़ी बीमार हो गया था। तो वो हमारे ही कैंप में वहाँ थाचड़ू में उसके लिए थोड़ी देर रेस्ट के लिए उसको रखा था। काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। तो वो मेरी आंखों के सामने ही इस दुनिया को छोड़ के
चला गया था। जी, तो जैसे आपका श्रीखंड यात्रा है, आप किन लोगों को कंसीडर करते हैं कि किन को करनी चाहिए? जी देखिए, ये तो यात्रा के हिसाब से आप देखिए कोई भी इसमें आ सकता है। जिसमें आस्था है वो सभी लोग आ सकते हैं, वो चाहे लेडीज़ हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे आदमी है, कोई भी इसमें आ सकता है। पर अगर आप इसको एज ए एंटरटेनमेंट के हिसाब से रखते हो तब आपको नहीं करना चाहिए फिर इसको, क्योंकि इस यात्रा के लिए आपको लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। बहुत दूर दूर से, इवन तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं इस ट्रैक को करने के लिए। तो विनय भाई, अभी तक जो हमने जितनी भी श्रीखंड यात्राएं करवाई हैं तो काफ़ी बोलते हैं कि यंगस्टर ही कर पाते हैं, तो अभी तक मैक्सिमम एज कितनी उम्र तक के कैंडिडेट्स को आप वहाँ पे पहुँचा चुके हो जिनकी उम्र सबसे ज़्यादा हो? नहीं, एक्चुअली ये कहना गलत होगा कि ये यात्रा यंगस्टर्स के लिए बनी है। जी, एक्चुअली लास्ट ईयर का ही मैं आपको वो शेयर करता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे साथ गुजरात से एक ग्रुप था। जी, तो उसमें 2 लेडीज़ थी, एक की एज अराउंड अबव 50 थी, 50 to 55 के अराउंड में होगा, एंड दूसरी जो लेडीज़ थे उनकी 40 से 45 के वक्त थी। जी, तो उन दोनों ने दर्शन किए ऊपर जाके। अरे वाह। और मतलब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, शायद बाकी विनय जी के साथ में उतने एज नहीं गए हैं। मेरे साथ में जो सबसे ओल्डेस्ट गए हैं वो 72 ईयर्स के हैं जिन्होंने दर्शन किए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे कोलीग हैं, वो हर साल आते हैं, वो काफ़ी अच्छे ट्रैकर भी हैं, पर 70 की एज में ट्रैक करना काफ़ी टफ हो जाता है। वो बैंगलोर से हैं, मिस्टर रमना जी, तो वो आए हैं, वो 70 की एज में, अब तो उनकी आई थिंक 74 के आसपास में है, पर वो जब 70 ईयर्स के थे तब उन्होंने श्रीखंड किया था। उस टाइम उन्होंने दोनों ट्रैक किए थे बैक टू बैक, मतलब दोनों ही, पहले उन्होंने श्रीखंड किया मेरे साथ और वहीं से डायरेक्टली उन्होंने फिर मेरे साथ किन्नर कैलाश किया था। और वो इतने फिट हैं कि वो हम लोगों से भी आगे आगे ही रहते थे। जी, तो जैसे ये 72 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, तो जाना टफ है यहाँ पे कि आना टफ है? देखो, जाना भी टफ है क्योंकि जाते आप जाओगे तो एक तो इस एटमॉस्फेयर में चलने की आदत नहीं होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रैक नहीं है कि आपने कुछ लेवल वॉक में आपको कुछ करना है या चलना है। ये टोटली आपका असेंड करना है अपना, मतलब क्लाइंब करते रहना है आपको। फिर एकदम से ऑल्टीट्यूड आपका इसमें गेन होता रहता है, जितना ऑल्टीट्यूड में आप ऊपर को जाते जाओगे तो उतना ज़्यादा आपको थकावट होती है, पर डिसेंड करना ज़्यादा टफ होता है क्योंकि, और एक्चुअल में जो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती है वो होती भी डिसेंडिंग के टाइम पे ही। जी, चढ़ना थोड़ा आसान है पर उतरना ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो लगभग कितने दिन इस यात्रा के लिए लग जाते हैं? देखिए, करने के लिए मैं आपको बताऊं, मेरा जो फास्टेस्ट है, मैंने 2 दिन में यात्रा की है। मैं ये सुबह 5 बजे गाँव से चला था जी, तो मैं 3 बजे अपने लास्ट हॉल्ट था हमारा पार्वती बाग। उस टाइम पे पार्वती बाग में कैंप्स लगते थे। अभी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करते, हम लोग भी वैसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि पार्वती बाग की जो वेदर कंडीशन है काफ़ी हार्श हैं। वहाँ बारिश लगती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, एकदम से स्नोफॉल होने लगता है, तूफान भी वहाँ चलता है। एक बार का ही इंसिडेंस बताता हूँ, कैंप लगे थे ऊपर और काफ़ी मौसम ख़राब हो गया था, तो बारिश पड़ रही थी, तो रात के टाइम में एकदम से तूफान आया, तो जो कैंप्स वगैरह था वो सारे उठ के नीचे वहाँ पार्वती झरना है वहाँ पहुँच गए थे। 2-4 कुछ कैंप्स ऐसे थे जो खाली थे ना, उसका जो ऑटो होता है वो निकल गया था। जी, तो मुझे ना यात्रा को आप एक्सप्लेन करोगे कि कहाँ से शुरू होती है, कितने स्टेज रहेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ, मतलब आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? देखिए, इसमें फैसिलिटीज़ का तो ऐसा है, फैसिलिटीज़ तो आप जो बोले आपको सब प्रोवाइड हो जाती है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से अवेलेबल हो जाता है। पर वैसे मैं अगर नॉर्मली की एक बात करूँ, ये आपका जो ट्रैक शुरू होगा, आपको गाँव आना है जी, गाँव से आपका फिर 3 किलोमीटर को आपको जाना है, लास्ट गाँव आता है हमारा एक सिंगार्ड जी, उसको बेस कैंप भी माना जाता है। वहाँ तक आने का वो ज़्यादा नहीं है, उसमें 1 घंटा आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाता है उसमें आने के लिए। फिर वहाँ पे आपका हॉल्ट होता है फर्स्ट आपका,
फिर सेकंड वहाँ से हम निकलेंगे आगे भराटी नाला आता है जी। भराटी नाला वो आपको एक रिवर है वहाँ पे, उर्नी हमारे खट बोलते हैं उस रिवर को। तो उर्नी खट से के साथ साथ में ही आपने जाना, थोड़ा चढ़ाई उतराई करके जंगल के साथ साथ में उसी खट के साथ में आपने जाना है। तो नाले पे आप पहुँचते हैं, वहाँ पे काली माता जी का एक मंदिर है, वो खट आपने वहाँ से क्रॉस भी होते हैं। वहाँ पे एक हमारे जूना अखाड़ा जी के बाबा जी रहते हैं, अब वो परमानेंटली 2015 के बाद से उन्होंने अपना एक आश्रम बना दिया हुआ है। उन्होंने पूरी सेवा रखी है वहाँ पर। कोई भी यात्री किसी भी टाइम पे, दिन को रात को आए, वो लंगर भी देते हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ उनकी तरफ से वो फ्री की सेवा रहती है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। फिर वहाँ से आपकी करीबन 6 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है थाचड़ू के लिए। नॉर्मली सबको थाचड़ू का ही पता है, पर उससे पहले भी 2-3 हॉल्ट ऐसे आते हैं। जैसे आपका रेउश आ गया, करीबन 3 घंटे आपको रेउश के लिए लगेंगे। फिर वो थोड़ा सा वहाँ कैंप्स वगैरह कुछ लगते हैं, किसी ने कोई रेस्ट करना हो या किसी का स्टे करना हो, कुछ स्नैक्स वगैरह, टी वगैरह, ये जूसेस वगैरह के लिए ऐसी इस टाइप से थोड़ा वो कैंप्स लगे होते हैं, और उन्होंने रहने की सुविधा भी रखी होती है। उसके बाद दूसरा हॉल्ट जो आता है वो आता है भराटी नाला। तो भराटी नाला के लिए वो थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पेड़ थोड़े से कम है, वो ओपन सा स्पेस है कुछ, पर वो जो चढ़ाई है वो बिल्कुल ही 85 और 90 डिग्री के स्लोप में आ जाती है। तो एक तो पहले ही भराटी नाला से आप इतना चढ़ रहे होते हैं ऊपर के लिए, तो वहाँ तक आते आते आदमी की थोड़ी सी थकावट हो जाती है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे दिन के टाइम पे हम चलते हैं तो धूप काफ़ी, जितना ज़्यादा आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो धूप उतनी ज़्यादा चुभने वाली होती है। तो अगर धूप लग जाए थोड़ा तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर ऊपर भराटी नाला आपका थाटी बिल जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी इसी टाइप के कुछ कैंप्स, रहने की सुविधा भी है और खाना पीना वो सब आपको मिलेगा। फिर आपका जंगल का बिल्कुल घना सा जंगल शुरू होता है आपका 30 व्हील्स हैं, और करीबन 2 घंटे के आसपास ट्रैक के लिए आपको थाचड़ू जाना पड़ता है। थाचड़ू जो मेजर, जो सभी लोगों को पता भी है, और पहला हॉल्ट भी उसी को ही माना जाता है। जैसे फुल डे आपने अब सिंगाडिया जाऊँ से आप चलते हो तो पहला स्टे आपका थाचड़ू में ही होता है, उस दिन का स्टे आपका वहीं रहेगा। फिर अगले दिन करीबन आप ये मान के चलिए 4-1 किलोमीटर लगभग आपको क्लाइंब करना है काली घाटी के लिए। वो आपका डंडा चढ़ाई बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप थाचड़ू से थोड़ा सा आगे जाओगे करीबन 15-20 मिनट चलने के बाद फिर आपकी ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 11,000 फीट के बाद आपकी ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है। फिर आपका जड़ी बूटियों वाला सारा वो शुरू होता है। तो काली घाटी तक के लिए आपको करीबन वैसे नॉर्मली जो लोकल हम लोग चलते हैं तो हमें 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर कई बार यात्रियों को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी लग जाते हैं। वो सब डिपेंड करता है चलने के ऊपर। आप फिर अपना काली घाटी पहुँचिए। काली घाटी में एक मंदिर बना रखा है, वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, आपको 360 डिग्री का व्यू मिलेगा आसपास के। वहाँ से आपको श्रीखंड कैलाश के भी दर्शन हो जाते हैं। पहले दर्शन आपको वहीं से, पहले नहीं दूसरे, पहले दर्शन आपको थाचड़ू में ही हो जाते हैं। अगर मौसम साफ रहे तो आपको थाचड़ू से ही, जो कैंप एरिया है वहीं से आपको दर्शन हो जाते हैं। फिर दूसरा आपका दर्शन है आपका काली घाटी से आपको हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा ट्रैक आता है, सुंदर भी काफ़ी है। फिर आपने उतराई चढ़ाई और सीधे में आपने चलना है। काफ़ी अच्छे बहुत बड़े इस टाइप के आपको लगेंगे कि लॉन बने हुए हैं, बहुत अच्छे से। ये अगस्त के टाइम पे काफ़ी अच्छे फूल वहाँ खिलते हैं, काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पे मिलती हैं आपकी। जैसे अपना गूगल धूप बेसिकली वहाँ मिलता है। एक नाग छतरी होती है, वो दवाइयों के काम पे आती है, ये आयुर्वेदा वाले लेके जाते हैं उसको। फिर आपका एक मूल हट्टी होती है, वो लकड़ी सी जड़ होती है एक्चुअली में, वो आपकी पेट के लिए रहती है। फिर एक हथपंजा वो जड़ होती है ऐसी हाथ की उंगलियों की तरह 5, वैसे वो पूरी जड़ निकाली जाती है, वो है। फिर भोजपत्र के पेड़ आपको मिलेंगे। तो ऐसे करते हुए काली घाटी के बाद आप चलोगे, फिर आपका आएगा
तलाई आएगा, फिर उसको क्रॉस करोगे, फिर वहाँ से थोड़ा सीधा चलने के बाद आप चढ़ाई चढ़ोगे, फिर आप कुंछा पहुँचते हो। कुंछा इस ट्रैक में भीमद्वारी तक सबसे बहुत काफ़ी अच्छी सुंदर जगह है। वहाँ पे गडेरियों का वो अपने चलते हैं जो अपने भेड़ पालक जो चलते हैं, उनका एक छोटा सा घर भी बना हुआ है वहाँ पे। तो 3-4 महीने के लिए वो आसपास के जो लोकल आपके बकरी वाले हैं उनका वो रहते हैं वहाँ पे 3-4 महीने बकरियों को चराने के लिए। उसके बाद आप वहाँ से आप आगे जाएंगे तो करीबन 3-1 घंटे के जाने के बाद आपको एक जगह आती है वहाँ पे ठाकुर कोट से भी आपको अच्छे दर्शन हो जाते हैं। और सिग्नल भी आपको वहाँ मिलेगा, फ़ोन का सिग्नल अगर इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, बात करनी हो तो ठाकुर कोट से आपको वो फ़ोन के सिग्नल भी मिलेंगे। और वहाँ से पूरा गाँव और ये जो चायल पंचायत के काफ़ी सारे गाँव आपको दिख भी जाते हैं वहाँ से। फिर उसको क्रॉस करने के बाद आप लास्ट में पहुँचते हो भीमद्वारी। सेकंड स्टे आपका भीमद्वारी में रहता है। फिर भीमद्वारी काफ़ी सुंदर जगह है। वहाँ पर ऐसा मान्यता है भीमद्वारी में कि भीमद्वारी नहीं बोलते एक्चुअली, उसको भीम द्वार बोलते हैं। द्वार का मतलब गुफा। वहाँ पे जैसे ही आप एंट्रेंस करते हो तो वहाँ एक गुफा सी बनी हुई है, मतलब पहाड़ी के साथ में वो कुछ इस टाइप की गुफा बन रखी है जिसकी वजह से उसको द्वार बोला जाता है। और ऐसी मान्यता है वहाँ की कि वहाँ पर भस्मासुर का वध हुआ था। वहाँ पे एक स्पॉट आप देखोगे तो आपको वो ज़मीन पूरी की पूरी लाल दिखेगी। तो ऐसी मान्यता है वहाँ पर। ये ख़त्म होने के बाद आप थोड़ा सा आगे निकलते हो तो पार्वती झरना आता है। वहाँ से फिर आपकी थोड़ी टफ चढ़ाई शुरू होती है पार्वती बाग के लिए। तो पार्वती बाग के लिए जब आप जाओगे तो उसमें असली पता लगता है, उसमें इवन हमें भी एहसास होता है कि वहाँ पे जड़ी बूटियों की जो कुछ गैस होती है ना, जैसे धूप लगे तो थोड़े से अनकॉन्शियस होते हैं हम लोग भी, थोड़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। अब नॉर्मली हम पीछे से ट्रैक करें, थकावट तो देखिए नेचुरल सी है, होती है, पर उधर को ज़्यादा लगता है। कुछ सिर में आपके दर्द होगी, वॉमिटिंग होगी, ये सारे के सारे ये उसी की वजह से ही थोड़ा है। हाँ, थोड़ी धुंध रहे या थोड़ा सा मतलब क्लाउडी सा रहे तो उस टाइम पे उतना एहसास नहीं आता। हाँ, धूप लगे तो वो चीज़ों का एहसास होता है। फिर हम पार्वती बाग पहुंचते हैं। पार्वती बाग से भी अगर मौसम साफ रहे तो बिल्कुल सामने आपको श्रीखंड कैलाश के वो जो हमारा शिवलिंग ही बोलूँगा मैं उसको, उसके दर्शन हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक शॉर्ट रास्ता हमारा जाता है तो वो हम लेके जाते हैं उसमें सिर्फ अपना जब स्नो रहते हैं क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है उस टाइम पे वो, क्योंकि स्नो में चलना थोड़ा सा आसान होता है। अगर स्नो नहीं रहे तो वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि वो पूरा का पूरा ही पत्थर वाला वो है और कभी भी पत्थर ऊपर से गिर के आपको हर्ट कर सकते हैं वो सिर्फ हम रखते हैं अपना, जैसे जून मंथ में हम लेके जाएंगे तो उस टाइम पे उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आने जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता वहाँ से। वैसे जो मेजर रूट है आपका वो आपने फिर हम पार्वती बाग से सीधा ही अपना पत्थरों से होते हुए ग्लेशियर से होते हुए हम पहुँचते हैं नैन सरोवर। नैन सरोवर में वो झील है, उसकी पूरी आकृति आपकी इसकी आँख की तरह बनी हुई है, ऐसे बोलते हैं, मान्यता है वहाँ पे कि नैन सरोवर में पार्वती जी जो आती थी वो स्नान करते थे वहाँ पे, इसी वजह से उनका वो नैन सरोवर रखा है। फिर वहाँ से आपका टफस्ट पास शुरू होता है वो जो टोटली है मैक्सिमम, मतलब ये रखिए 80% लोग नैन सरोवर तक पहुँच जाते हैं, पर उसके बाद वहाँ से लोगों का काफ़ी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है लोगों के ऊपर दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही सीधी चढ़ाई है और वो पूरा पत्थर वाला है। वहाँ पे ज़मीन भी ऐसी है, अगर बिल्कुल जैसे स्नो नहीं है तो ज़मीन भी ऐसी है कि वो बर्फ़ से इतनी जल चुकी होती है कि मिट्टी और पत्थर का एक ना मिश्रण सा होता है, आप पाँव रखोगे तो वो ज़मीन धंसती है आपकी वहाँ पे। तो वो क्रॉस करना थोड़ा सा वो हो जाता है। फिर ऊपर तक तो आपको ग्लेशियर्स तो मिलेंगे, लास्ट में जाके आपको आती है भीम भाई। वहाँ पर आपका भीम भाई में ऐसा बोलते हैं कि जब पांडव अपना ये अज्ञातवास पे थे अपना,
तो जब वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ वगैरह बना रहे थे तो उधर से भी उन्होंने ट्राई किया था। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सी शिलाएं हैं, तो उसमें भीम के उंगलियों के निशान मिलेंगे आपको पत्थरों में। वो क्रॉस करने के बाद फिर वो ग्लेशियर आता है, वो 12 महीने का ग्लेशियर वो रहता ही रहता है। अब किसी साल के कभी भी आप जाइए तो आपको मिलेगा ही वो क्रॉस करने के बाद आपको सामने ही आपके श्रीखंड कैलाश के दर्शन हो जाता है। मतलब महादेव जी ने पूरा पक्का इंतज़ाम है कि हर एक डिफ़िकल्टी के बाद आपको एक सरप्राइज तो मिलेगा ही लोकेशन वाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक मोड़ पे आप जाइए आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये एक इकलौता, देखिए काफ़ी सारे ट्रैक्स मैं कर चुका हूँ, किन्नर कैलाश भी कर चुका हूँ, और इसके अलावा भी मैं हिमाचल में, लद्दाख में भी ट्रैक्स कर चुका हूँ। पर ये एक ऐसा ट्रैक है, मैं आज तक जितनी बार गया हूँ उतनी बार मुझे मज़ा आया वहाँ पे जाने की, क्योंकि लैंडस्केप ही ऐसा, इस ट्रैक में आपको, इस यात्रा में आपको सब कुछ मिलेगा। इस ट्रैक की सुंदरता बहुत अच्छी है। इसमें आपको ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको झरने भी मिलेंगे, इसमें आपको नदी भी मिलेगी, इसमें जंगल भी मिलेगा, इसमें आपको ये जड़ी बूटियाँ और ये खूब अच्छे बाग बगीचा टाइप का ये सब देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई 5 चीज़ें आपने बतानी है जी, जो अच्छी है ट्रैक की और जो बुरी है ट्रैक की, ये इस पूरी यात्रा की। देखो पूरी तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सारा कुछ अच्छा ही है जी, पर इसमें लोगों की तरफ से थोड़ी सी वो रहती है। कुछ लोग आते हैं कि सिर्फ अपना मज़े करने के लिए, जी कि वो आते हैं भगवान के नाम पे वो भांग पीने के लिए कुछ, जी इस हिसाब से। दूसरी जो क्या है, लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि वो ढंग से ना प्रिपेयर होके नहीं आते हैं। जी ये, और प्रिपरेशन ही सबसे बड़ी है। अब मान लीजिए ट्रैक कर रहे हैं, आप चल रहे हो, चलते हुए गर्मी लगती है इंसान को, वो कोई भी हो डेफिनेटली सर। तो शुरू में क्या होता है, जब सुबह का टाइम हमने रखा होता है 4 बजे 5 बजे के टाइम हम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ठंडी होती है, तो अपना स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट टोपी वगैरह सब पहन लेंगे। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे चलते रहते तो गर्मी लगती है, फिर वो जैकेट स्वेटर टोपी सब उतार देते हैं। फिर कहीं थकावट होगी वो बैठेंगे, बैठने के बाद क्या होता है, शरीर थोड़ा ठंडा होता है। जैसे शरीर ठंडा होगा तो वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, उस टाइम पता नहीं लगता है, उससे आदमी क्या होता है, बीमार होता है। फिर क्योंकि अब एकदम से आपकी बॉडी एकदम हीट पे है और एकदम आप बैठ जाओगे, ठंडी हवा, सर्दी लगेगी आपको, ये सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे। और जो सबसे बुरी चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आती है, वो यही सबसे बड़ा ड्रॉप है, बैक है आपका जी। तो कोई ऐसे इतने लोगों को आप ऊपर ले जा चुके हो, दर्शन करा चुके हो इस यात्रा में, कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छे भी होंगे और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको बड़ा तंग भी किया होगा। देखो अच्छे तो सभी हैं पर और तंग भी सभी करते हैं, पर चक्कर वो है कि वो तंग होते हैं क्योंकि देखिए आदत नहीं होती है। अब हम लोगों को आदत है, हमें समझ है वहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं होना, हम लोग, हमारा माइंड पहले ही सेट है वैसे, पर लोगों को समझ में नहीं आता। वो नॉर्मल यात्रा के हिसाब से इसको लेके चलते हैं कि वो बोलते हैं हमने आदि कैलाश किया है, हमने मणि महेश किया है, मुझे आदत है, इतनी मैं हाइट पे गया हूँ, पर उन ट्रैक्स पे जाने की कुछ और बात है, इस पे कुछ आने की और। ये क्या है, आप आदि कैलाश जाइए, आप मणि महेश जाइए, आप मानसरोवर जाइए, वहाँ आपको हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी। यहाँ आपको वैसी सुविधा नहीं है। यहाँ ना घोड़े चलते हैं ना खच्चर चलते हैं, यहाँ सारा ही मैन वर्क है, यहाँ लेबर से ही काम होगा। आप देखिए एक सिलेंडर हमारा आता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक सिलेंडर हमारा 1100-1200 रुपये का एक सिलेंडर पड़ता है। वो सिलेंडर आपका पार्वती बाग में 6 से 7 हज़ार रुपये में पहुँचता है। 5 हज़ार रुपये तो उसका लेबर ही है जी। तो अब समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको खुद ही कैरी करके लेके जानी पड़ेगी, और वो बाहर से जो लोग आते हैं उनके बस का नहीं है। क्योंकि देखिए आप अपने ही कपड़े भी उठाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है। तो वो जितना भी काम है वहीं के लोकल और जो ये नेपाली कुछ हमारे पोर्टर्स रहते हैं, ये ही कैरी कर पाते हैं इस चीज़ को। तो कोई ऐसा गया जिसने स्टे को लेके कंप्लेन की होगी? स्टे के लिए देखिए शुरू में तो दिक्कत होती है, डर जाते हैं,
नहीं समझ, वो सोच के कुछ आते हैं पर वहाँ वैसा चीज़ नहीं मिलती है। एक तो वेदर कंडीशन इतनी हार्श है, अगर 3 दिन बारिश लगी है तो वो दिन रात 3 दिन बारिश ही लगी हुई है। फिर अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर एक हफ्ता बारिश भी नहीं हो रही है। ऐसा गैस जिसने वहाँ पे लग्जरी मांगी हो। लग्जरी नहीं बोलते हैं। अब होता क्या है ना जी, देखिए अब कैंप में है, ठीक है, अभी धूप लगी है, रात के टाइम पे एकदम से ठंड होगी तो ओस पड़ती है। अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हमने हट्स बना रखे हैं या कुछ वो रखा है, वहाँ कैंप लगे हैं। रात को जब ओस पड़ती है तो वो अंदर जो अपने कैंप के अंदर जो हमारा हम जो ब्लैंकेट्स देते हैं या स्लीपिंग बैग देते हैं वो तक भी गीले हो जाते हैं। तो वैसी कंप्लेंट्स तो रहती है पर वो नेचुरल चीज़ है, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो चीज़ें दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये समझनी सबके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें वहाँ पे उनको होने ही वाली हैं। मतलब वेदर की वजह से ट्रैकिंग एक चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये भी है इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होकर आना है। हाँ जी कि भाई ऐसा भी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन हमने ट्रैक किया, शाम को हमें बड़े लग्जरी होटल ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो खाने की है। होता क्या है, देखिए खाना एक तो ऊपर पकता ही नहीं है अच्छे से। आप अपना थाचड़ू तक आइए, थाचड़ू तक आपको अच्छा मिलेगा, थाचड़ू तक आपको आग भी मिलेगी, आप आग जला सकते हो सब कुछ, पर उसके बाद आपको आग भी नहीं मिलेगी। फिर वो ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे खाना भी बहुत मुश्किल से पकता है। अब बनता भी वो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यात्रा के हिसाब से है, तो वहाँ कोई वैसा मसाले मसूले वाला नहीं ज़्यादा, बिल्कुल सिंपल सा ही खाना है। अगर गरम गरम आप उसी टाइम पे खा लेते हो तो थोड़ा बहुत आप खा सकते हो बाकी अगर ठंडा हो जाए तो फिर तो वो एक चम्मच निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। चलो, मतलब यहाँ पे जो भी यात्री इस यात्रा में आएंगे तो उनको पहले ही मतलब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे आपको दिल्ली चंडीगढ़ में कमरे मिलते हैं, हट्स मिलते हैं, वैसा नहीं होगा। वैसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उनको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होके आना ही पड़ेगा। हर इसमें हम जितनों को भी लेके जाते हैं उनको सबको हम पहले ही बताते हैं आपको क्या लाना है, क्या नहीं लेके आना है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो वो हम पहले ही क्लियर करते हैं। कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कंपल्सरी हैं। देखिए कैंप्स हो गया, खाना हो गया, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बाकी कुछ एक चीज़ें हमारी ऐसी भी हैं जो हमें इंक्लूड करके रखी हैं, वो हम देंगे ही देंगे, उसके अलावा हम लेके नहीं जाते हैं। क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे ट्रैकर्स भी देखे हैं, उनको भी इस ट्रैक में प्रॉब्लम आई है। तो एक जो सबसे खास बात ये रहती है हमारी कि हम इसमें एक हेल्पिंग हैंड हर आदमी के साथ में रखते हैं। एक्चुअली अगर जिसे सिंगल किसी को चाहिए तो सिंगल दे दिया, नहीं तो 2 लोगों के साथ में एक आदमी हम देते ही हैं। क्योंकि ये कुछ लोगों की स्पीड ऐसी होती है, कुछ लोग आगे चलेंगे, कुछ बहुत ही स्लो चलते हैं, कुछ मीडियम से चलने वाले हैं। अब गाइड जो होता है वो गाइड तो सबसे आगे चलेगा, उसके साथ साथ में जितने निकल जाएंगे वो ठीक है, पर वो हर आदमी को तो नहीं देख सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो पॉटर कम हेल्पर, तो हम पॉटर भी नहीं बोलेंगे, वो हेल्पिंग हैंड रहता है। क्योंकि कुछ बीच में ऐसे स्पॉट्स भी आपके आएंगे जहाँ आपको हाथ देने की ज़रूरत भी पड़ेगी। आपको कुछ जो झरने हमारे काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसको क्रॉस कराने के लिए भी वो दिक्कत है। हाँ, जब ग्लेशियर्स के टाइम पे स्नो मिलेगी तो स्नो के टाइम पे तो ज़रूरत पड़ती है। मतलब हेल्पिंग हैंड का मतलब नहीं कि हाथ देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पूरा का पूरा बंदा भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल हेल्पिंग हैंड को मतलब हल्के में ना ले। अब मतलब वो है कि देखिए हाथ दे दिया, वो जो हेल्पिंग हैंड है वो आपका जो आपका लगेज रहेगा वो तो कैरी करता ही है, उसने आपके साथ साथ भी चलना है। और जहाँ आपको ज़रूरत लगेगी हाथ देने की, आपको निकालने की, तो वो आपको लेके चलेगा। और मतलब अगर आपका हौसला टूट गया तो वापस भी लेके आएगा। देखिए हौसला तो वैसे हम नहीं तोड़ने देते, कोशिश करते हैं कि सभी लोग पहुंच जाए। अब बिल्कुल ही अगर आपकी अंदर की खुद की ही हिम्मत हार गए हो तो उसमें हम भी कुछ नहीं करते। तो मतलब एक हेल्पिंग हैंड का आपको ये एडवांटेज भी मिलता है कि भाई वो आपके साथ ही होगा आपके सफर के एंड तक। जी शुरू से एंड तक वो आपके साथ ही रहेगा। तो वो हर 2 लोगों में एक मिल सकता है या? देखिए 2 लोगों में एक तो हमने रखा ही है, वो तो मैंडेटरी है। पर
किसी को इंडिविजुअल चाहिए जी जी, जो एक आदमी के साथ एक ही रहे तो वो हम अलग से दे देते हैं लगभग। चलो मतलब आपके पूरे टूर पैकेज में ये हेल्पिंग हैंड तो इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो उस पूरे पैकेज में आप क्या क्या इंक्लूजन दे रहे हो, क्या कॉस्टिंग है? देखिए जो हम जो पैकेज रखते हैं हमारा चंडीगढ़ से चंडीगढ़ ही रखते हैं। ओके। तो हमारा सुबह एक प्री डिसाइडेड हमारा कोई प्लेस रहता है चंडीगढ़ में। जी जी, वहाँ पे सभी को पहुँचना है। सुबह 7 बजे हम निकालते हैं वहाँ से, क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी है और बीच में काफ़ी सारे स्पॉट्स भी आते हैं देखने के लिए। तो करीबन ये 6 या 7 बजे के आसपास का हम मॉर्निंग में सुबह ये टाइम रखते हैं वहाँ पे आएँ। फिर वहाँ से सभी लोगों को कैरी करके हम निकलते हैं। पहले हमारा आता है शिमला हमारा वैसा हॉल्ट हम नहीं रखते हैं। इन केस किसी ने कोई परचेजिंग कुछ करनी हो, क्योंकि सबसे बड़ा शहर फिर शिमला ही है। वहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगी। किसी का कुछ रहे तो 1 आधा 2 घंटे का हम टाइम देते हैं कि आप मार्केट जाइए, आपका कोई चीज़ रह गई है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकलते हैं अपना नारकंडा। नारकंडा में भी हमारा वैसा हॉल्ट नहीं रहता, वो सिर्फ लंच वगैरह के लिए, वो डिपेंड करता है जो 1 से 2 बजे के अगर बीच में आए तो थोड़ा नारकंडा रख के लंच करवा के हम आगे निकलते हैं। फिर बीच में हमारा एक स्पॉट आता है नीरथ में सन टेम्पल, सूर्य नारायण मंदिर है वहाँ पर तो आपके नॉर्थ इंडिया में देखिए नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरे इंडिया में आपके 4 ही सूर्य मंदिर हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपका वो आता है वो आपका आता है नीरथ में वो दिखाते हैं। उसके बाद वहाँ से हम आगे बायल पहुँचते हैं। बायल के पास में ही एक मंदिर है हमारा, जो ये रामपुर के हाईवे से जो आपका रोड कटता है जाऊं के लिए, तो वहाँ पर एक गुफा है देवढांक। ऐसी मान्यता है वहाँ पर कि जिस टाइम ये भस्मासुर शिव जी के पीछे वो भागा था ना, कि जब उसको वरदान दिया था शिव जी ने कि तू किसी पे भी हाथ रखे तो भस्म हो जाएगा। तो फिर भस्मासुर ने बोला था भोलेनाथ से कि मैं आपके ऊपर रख के देखता हूँ ये। तो उससे बचने के लिए भोलेनाथ जी उस गुफा में छुपे थे 9 महीने के लिए। फिर उसी गुफा से भोलेनाथ जी सीधा अपने श्रीखंड में निकल गए थे। तो ऐसी मान्यता है उस गुफा की। तो वो दर्शन होता है। उसके बाद वहीं से ही 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे आपका निर्मण गाँव आता है। अब तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है वो, पर वो एक टाइम पे आपका ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गाँव था हिमाचल में। एशिया का, हिमाचल का नहीं, एशिया का। और उसको ये हमारे भगवान परशुराम जी उनका भी तपोभूमि कहा जाता है। वहाँ पे उनकी एक कोठी भी है जहाँ से वो समाधि में निकल गए थे। और एक हमारा अंबिका माता जी का मंदिर है वहाँ पे, जो हमारे गुप्ता काल पे बना था। आपको वहाँ पे 7वीं शताब्दी में बना था वो एक्चुअली में। तो उस मंदिर में अभी भी आपको उस टाइम की लगी हुई वो कॉपर प्लेट्स मिलेंगी उसके मंदिर के अंदर के प्रांगण में जो लगाई हुई है। फिर वहाँ से हम आगे निकलते हैं अपना जाऊं के लिए। तो ये सब करते करते इवनिंग हो जाती है, मतलब शाम के टाइम पे हम पहुँचते हैं 7 कभी 8 9 वो सब डिपेंड करता है इस हिसाब से। तो फिर उसके बाद हमारा होम स्टे है वहाँ पे जाऊं में। उस दिन हमारा हॉल्ट होगा। फिर अब इस साल से हमने ये शुरू किया है कि आते जाते ना काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 दिन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेन से आ रहा है, कुछ फ्लाइट से आ रहा है, तो रेस्ट नहीं हो पाता है। तो सेकेंड डे का जो हमने रखा होता है वो हमने थोड़ा सा लेजर डे रखा है, मतलब रेस्ट के लिए, कि उस दिन पूरा दिन से अच्छे से उनको रेस्ट मिल जाए सबको, ताकि सारे लोग उनकी नींद पूरी हो जाए, उनकी थकावट पूरी हो जाए, थकावट हट जाए। और फिर दिन के टाइम पे हम उनको एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऊपर के लिए। और सभी लोगों का फिर सामान पैक होता है। सारा सामान हम नहीं लेके कैरी करते ऊपर के लिए वही चीज़ें आपकी कैरी होंगी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपके गर्म कपड़े हो गए, कुछ छोटा मोटा आपकी जो मेडिसिन हैं, आपका खाने पीने का छोटा जो आप लेके जा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम पूरी प्रिपेयर करते हैं। फिर हम तीसरे दिन वहाँ से निकलते हैं अपना। तो पहला स्टे हमारा रहता है जो कैंपिंग, वो थाचड़ू। फिर वो भी फुल डे का ही रहता है। सुबह हम करीबन 5 बजे शुरू करते हैं इसको। तो इजीली
कभी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लेट से लेट हम 6 बजे तक पहुंचा देते हैं, जो स्लो वॉकर्स भी अगर कोई है तो, ताकि नेक्स्ट डे भी आपने जल्दी उठना रहता है तो बॉडी को थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। फिर सेकेंड डे भी हमारा यही रहता है 5 बजे के आसपास हम सुबह जल्दी निकालने की। टोटल ये कितने दिन का बैठता है सर? ये रहेगा आपका, देखिए फर्स्ट डे तो आपका ट्रैवलिंग हो गया, सेकंड डे आपको रेस्ट मिलता है, थर्ड डे आपका थाचुड़ू में रहता है, फोर्थ डे हमारा भीमद्वारी में रहता है, फिफ्थ डे दर्शन के लिए। उस दिन का टाइम सबसे टफ है, वो सुबह करीबन हम 2 बजे 3 बजे निकाल देते हैं। वो सब डिपेंड करता है ग्रुप की स्पीड कैसे है। अगर अच्छे चलने वाले हैं तो हम 3 बजे 4 बजे भी निकाल, पर अगर स्लो वॉकर्स हैं तो 2 बजे, कभी ऐसा भी टाइम आया है 1 बजे भी निकाला है हमने तो, क्योंकि वो काफ़ी लंबा स्पेल है, शाम हो ही जाती है करीबन इसमें आप ये रखिए 16 से 20 घंटे आना जाना लग ही जाता है। क्योंकि देखिए हम भीमद्वारी से अगर शुरू करते हैं वापस हमें भीमद्वारी ही आना है, क्योंकि उसके बाद रहने खाने पीने सोने की कोई सुविधा भी नहीं है। तो ये कितना कॉस्ट करता है सर सारा? ये सर हम लेते हैं चंडीगढ़ से चंडीगढ़ 26,000। ये 5 नाइट 6 डेज का बैठता है? नहीं, ये 7 नाइट 8 डेज का बैठता है चंडीगढ़ से चंडीगढ़। ओके, 7 नाइट 8 डेज। ट्रैक ही आपका 6 दिन का है। जी हाँ जी। और कॉस्टिंग क्या बैठती है सर इसकी? 26,000। 26,000 में आपको खाना पीना, रहना, आपके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो ट्रैकिंग का सामान लाना है वो सब कुछ हम इसी में इंक्लूड होता है। सब कुछ इसी में आता है। हमारी पूरी टीम रहती है, प्रोफेशनल टीम है। जी तो पूरे ट्रैकिंग के सामान में हम क्या क्या देते हैं सर? सर ट्रैकिंग के सामान में ऐसा नहीं है, जो आपका पर्सनल यूज का है, जैसे आपके गर्म कपड़े हैं, आपके शूज, कैप्स वगैरह, वो सब कुछ तो यात्री का ही रहता है। बाकी देखिए किचन हमारा पूरा जाता है, हमारा कुक साथ में जाता है, हमारा गाइड साथ में जाता है, ऑर्गेनाइजर जाता है, कैंपिंग वाला है, पूरी टीम जाती है, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है, ये 5 से 7 लोगों की पूरी टीम जाती है। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ में जाते हैं। फिर हर 2 आदमियों के साथ में एक पॉटर है, तो उनका सबका खाना, उनका सबका पीना, उनका रहना, ये सब कुछ कैरी करके लेके जाते हैं हम साथ में। तो मतलब ये 26,000 कॉस्ट करता है लास्ट। उसके अलावा जो ट्रैकर है जो आप यात्रा करना चाहता है उसको थोड़ा अपना सामान भी तो कैरी करना ही पड़ेगा। नहीं, उसी के लिए तो हम हेल्पिंग हैंड और वो पॉटर दे रहे हैं ना। अब देखिए एक पॉटर आएगा 2 लोगों के साथ, तो वो एक बैग बनाता है, वो जो एक बैग बनाएगा उसमें 2 लोगों का सामान रहेगा, उनके अपने गर्म कपड़े, उनका छोटा मोटा जो दवाइयाँ वगैरह। गर्म कपड़े सर क्या सजेस्ट करते हो? ज्यादा देखिए बहुत ज्यादा वैसा तो नहीं है इसमें। आपका देखिए आपको थर्मल रखना चाहिए, आपके ट्रैक पैंट आपको साथ में चाहिए, एक चेंज करने के लिए रहता है, एक आपका पहनने के, एक जिसमें आप ट्रैक करोगे। फिर उसके बाद आपको स्वेटर चाहिए, आपकी जैकेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, कैप चाहिए, आपको ये गॉगल्स चाहिए, आपकी सनस्क्रीन वगैरह, ये सब चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कैरी करूँ, मुझे बस इम्पोर्टेंट वो लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, वो हम पहले ही सबको मेंशन करके बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी और ऊपर के लिए क्या क्या चीज़ें आप कैरी करेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम। हाँ जी। तो इस साल कितना प्लान किया सर आपने? इस पर कितने टूर आपने लेके जाना है, कितनी यात्राएं आपने करवानी है? सर हमारा है जितने आ जाए। नहीं, टोटल कितने ग्रुप्स आप ले जा रहे हो? सर देखिए हमारा ऐसा है, हर साल मेरे 6 से 7 ग्रुप तो जाते ही जाते हैं। या लास्ट ईयर थोड़ी बाढ़ आ गई थी, इसकी वजह से मैं सिंपली 2 ही ट्रैक कर पाया था। तो बाकी हर साल का मेरा रहता 8-9 मेरा हाईएस्ट हो रहा है। मैंने एक साल में अपना 11 ट्रैक किए हैं ऊपर के श्रीखंड के ही। तो हमारा जो ये वैसे टाइम पीरियड था, पहले हम जुलाई में ही करवाते थे, पर हमारा वैसा नहीं है। यात्रा के टाइम पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। एक तो काफ़ी मात्रा में यात्री आते हैं, थोड़ा रेस्क्यू का भी काम रहता है।
तो उसमें थोड़े से हम बिजी रहते हैं। तो यात्रा के टाइम पे हम नहीं करवाते, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों से भी ढंग से अच्छे से सर्विसेज नहीं दी पाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारा बहुत लोग वैसे भी आते ही हैं, कैंप्स का भी काफ़ी रश पड़ता है, जत्थे चलते हैं, हमारे भीमा काली स्नान का भी आता है और दूर दूर से जत्थे आते हैं, तो काफ़ी भीड़ रहती है, उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं। बाकी हम जो शुरू करते हैं जून से लेके सितंबर तक हम करते हैं। ओके, तो बेस्ट जो रहेगा वो जून रहेगा, जो बेस्ट टाइम है वो जून का ही है। स्नो में जो मजा है वो स्नो में ही। उसके बाद जैसे अगस्त में तो फिर बरसात भी शुरू होती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती होनी? हाँ होती है, पर बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रहा है तो फिर हम थोड़ा हॉल्ट रखते हैं। इसीलिए हमने ना एक दिन एक्स्ट्रा रखा है इसमें, जो हमें वो लेजर डे वाला जो आपको मैंने अपने सेकंड डे बताया था, अगर वैसा हो तो हम उसमें वो थोड़ा सा नेगोशिएबल कर लेते हैं ऊपर नीचे। जी सर, चलो बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। तो जून से हमारे पूरे टूर पैकेज यात्रा शुरू होने वाली है, और जो भी इंटरेस्टेड है तो एक ग्रुप कितने का रहेगा सर आपका, कितने लोगों का? सर वो देखिए, हम मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ग्रुप लेके गया है वो 42 लोगों का लेके गया, और सबसे छोटा मैं एक आदमी को भी लेके गया जी। तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। सबसे कम में तो आप अकेले भी गए होंगे? अकेले तो चलिए वो तो मैं अपने उससे गया हूँ, पर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं एक आदमी को भी लेके गया हूँ, और मैं सबसे बड़ा ग्रुप। एडवांटेज क्या रहती है सर, ज़्यादा लेके जाना कि कम लेके जाना? सब बहुत ज़्यादा भी नहीं जी, वो अच्छे से ज़्यादा हैंडल भी नहीं हो पाता जी। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट करूं मैं, 40 लोगों का ही रहेगा आपका एक ग्रुप? नहीं, अभी हमने थोड़ा इसको लिमिटेड किया है जी, 20 से 25 लोग मतलब 25 लोग एक ग्रुप में मैक्सिमम रहेंगे। हाँ जी। और जून महीने में आपकी लगभग 2 से 3 यात्राएं होंगी? हाँ जी। इतनी ही यात्राएं? नहीं, करीबन हमारी 3 है। 3 यात्राएं होगी हमारी, 3 यात्राएं जी, 3 से 4 यात्राएं हैं कुछ ऐसी। तो ये डेट्स मैं आपको बता दूंगा, हमारे जितने भी शेड्यूल हमने बना रखे हैं अभी, तो वो तो डायरेक्टली जो भी इंटरेस्टेड है वो आपको कॉल करके पूछ ही लेंगे आपके शेड्यूल्स। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो तो आप सर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और इतनी ज़्यादा बार जा भी चुके हैं, और आपको प्रॉपरली वो गाइड भी करेंगे। यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि यार यहाँ ये 26,000 का पैकेज आपको दे रहे हैं जी, ठीक है, कोई आपको हो सकता है 15,000 का दे दे, सर बड़ी बात तो नहीं है इसमें, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ हेल्पिंग हैंड ना हो। नहीं देखिए, इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, करवाने को मैं आपको 12,000 में भी करवा दूंगा जी, पर फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं है, क्योंकि जब आप आओगे ना तब आपको समझ में आती है वहाँ की, वहाँ क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या लूप होल्स हैं, किस किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बार जब आप नीचे से गाँव से निकल गए हो ना, फिर चीज़ें अरेंज करना बहुत टफ हो जाता है। भले ही जड़ी बूटियां ऊपर है पर खा के जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये है कि आप एक बार इतने में अगर आप लोगे तो ये आपका वर्थ रहेगा। ये स्टार्टिंग में प्राइज मनी ऐसा लगता है कि 26,000 आई थिंक कि सबके लिए वो ज़्यादा लगता है। तो जब आप आए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है, जब कॉस्टिंग शुरू में देते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, पर जब वो दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद वो जाते हैं ना, फिर वहाँ की जब कंडीशंस वो देखते हैं कोई भी यात्री, फिर वो बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं ले रहे। देखो भाई, करने को तो 15,000 में भी हो जाएगा, 12,000 में भी सर करा देंगे, ठीक है, लेकिन मैटर ये है कि अगर 12,000 दे के आप 3 किलोमीटर करके वापस आए हो तो ठीक है, तो वो कहीं भी वर्थ नहीं है। तो एक्चुअली अगर आपको पूरी सर्विसेज चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में जा रहे हो, मेरे को लगता है कि जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा मोटा एल्टीट्यूड भी नहीं है। अगर आप अदर में जाते हो ना, जैसे त्रिहुण चले गए, छोटा मोटा ट्रैक है, इतना बड़ा ट्रैक नहीं है, तो वहां पे ऊपर पहुंचेंगे तो चलो 10 रुपए का बिस्किट आपको 80 में मिल जाएगा, 100 में मिल जाएगा, लेकिन वहां बिस्किट ही नहीं मिलेगा, वहां चीजें ही नहीं मिलनी है, वही चीज मिलनी है जो नीचे से हम कैरी करके गए हैं। वहां पे कोई ना हेल्प मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज है एक्चुअली 26,000 मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है पूरे ट्रैक का, जिस हिसाब से सर ने एक्सप्लेन किया कि भाई क्या क्या होते हैं और आपकी जान की कीमत है भाई, ठीक है। अगर हम गारंटी ले रहे हैं कि हम हर किसी को वहां पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें आपको बहुत भूख लगे कि आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, स्टे नहीं प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, आप ठंड में ठिठुर रहे हो, या फिर आपको आपका गाइड जो है वो बहुत आगे चला गया, आप पीछे पीछे चले हुए हो, तो हर चीज का जो ख्याल रखना होता है, पूरी मैनेजमेंट करनी होती है, बहुत बड़ी चीज है। तो आपको जो पूरा ये ट्रैक मिलने वाला है, जो कैलाश का सबसे
टफ ट्रैक है, Toughest. ठीक है। टफ हम इसीलिए बोल रहे हैं, देखो मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ठीक है, कि इसमें क्वेरी वही करें, मतलब जी। जो सच में बोलते हैं कि हम कर सकते हैं।